जैसे कि पहला क्वेश्चन कह रहा है संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंडों में अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योग बताइए क्या होगा। सबसे पहले 140 का अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं और उसके घातों को जोड़ देंगे तो पता चल जाएगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, लेकिन ये काफी बार पूछा जाता है इसलिए मैंने इसे स्टार कहा है। स्टार क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे दो तरह से इसको पूछा जाता है, पहले इसे कर लेते हैं फिर बताता हूँ। 144 का अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए आपको 144 का एलसीएम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? एलसीएम। चलिए एलसीएम निकाल लेते हैं इसका। 2 से जाएगा कितने बार में? 2 सते 14 72 में। फिर 2 से जाएगा कितने बार में दोस्तों? 2 तिहाई 6 2 छक 12। फिर 2 से जाएगा 2 एकम 2 2 अठे 16। फिर 2 से जाएगा 2 नवा 18। फिर 3 से जाएगा 3 त्रिका 9। फिर 3 से जाएगा 3 एकम 3। अब आपसे पूछता हूं कि 2 कितने बार है? एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार। तो आप 2 को लिख सकते हो पावर में 4। जितने बार होगा सेम चीज उतना ही पावर आएगा। 3 कितने बार? एक बार, दो बार। तो 3 के पावर में कितना आ गया? 2 आ गया। ठीक है दोस्तों, तो 2 कितने बार था? एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, इसलिए 2 के पावर लिख दिया 4। 3 कितने बार है? एक बार, दो बार, इसलिए 3 के पावर लिख दिया 2। इस तरह से लिखने को ही कहा जाता है अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, किसी भी संख्या का अभाज्य गुणनखंड जब इस तरह से एलसीएम निकाल के पावर में लिख दिया जाए तो वो कौन सा तरीका होता है? अभाज्य गुणनखंड लिखने का तरीका। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहा है कि जब अभाज्य गुणनखंड तुम निकाल लेना तो उसके घातों का, घात यानी पावर, पावर में इसके कितना है? 4 और इसके पावर में है 2। 4 और 2 जोड़ दोगे कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। देखा कितनी आसानी से आपने कर लिया। ठीक है, अब आती है बात। तो उम्मीद करता दोस्तों पहले क्वेश्चन से आपने अभाज्य गुणनखंड आराम से निकालना सीख लिया और इस पे प्रश्न आएगा तो कैसे करेंगे ये भी पता चल गया। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। दूसरा क्वेश्चन भी बहुत ही काफी बढ़िया क्वेश्चन है। कह रहा है कि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 4 बराबर 0 का मूल बताइए क्या होगा। जो द्विघात समीकरण दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 4 बराबर 0, उसका मूल क्या होगा। जब भी मूल पूछता है या फिर शून्यक पूछता है, शून्यक मूल एक ही है। ठीक है, जब मूल पूछेगा तो इसका मतलब x का वैल्यू पूछ रहा है। किसका वैल्यू पूछ रहा है? x का। यहां सीधे सीधे ये कहना चाह रहा है कि बताओ x का जब तुम्हारा आंसर आएगा तो कौन सा वैल्यू होगा। तो ज्यादा कुछ नहीं करना है। एक्स स्क्वायर माइनस 4 बराबर 0 दिया है। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर, अब माइनस 4 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस 4 हो जाएगा। बराबर को उधर कोई भी नंबर जाता है तो चिन्ह बदल जाता है। माइनस है तो प्लस हो जाएगा, गुणा है तो उधर भाग हो जाएगा। अब यहाँ पे प्लस है तो प्लस सामने लिखने की जरूरत नहीं होती है। माइनस होता तो जरूर लिखते हैं हम, ठीक है, लेकिन प्लस सामने लिखने की जरूरत नहीं होती, प्लस छुपा होता है। अब यहाँ से स्क्वायर हटाओगे, एक्स स्क्वायर बराबर 4 है ना, जब यहाँ से स्क्वायर हटाओगे तो इधर रूट आ जाएगा। क्या आ जाएगा? रूट आ जाएगा। ये बात पता होगा कि रूट में अगर मान लो 25 है तो बाहर निकल के 5 बनता है, 50 25। उसी तरह रूट 16 है तो बाहर निकल के कितना बनता है? 4 चौक 16। उसी तरह 4 बाहर निकल के क्या बनेगा? 2 बनेगा, लेकिन प्लस माइनस में बनेगा। ठीक है, किसमें? प्लस माइनस, क्योंकि पूरा आपका जवाब प्लस माइनस में दिया हुआ है तो यहाँ पे सामने रूट से बाहर निकलते दौरान प्लस माइनस में लिख देंगे आप। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सी सही होगा। दोनों क्वेश्चन आपको उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं दोस्तों तीसरे क्वेश्चन की। तीसरा क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है दोस्तों, काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए इसे भी स्टार क्वेश्चन मैंने कहा है। यह क्वेश्चन देखिए कह रहा है सीधे सीधे यहाँ पे आपकी जानकारी पूछ रहा है भाज्य और अभाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या तो पता ही होगा, जो एक के टेबल से कटे, खुद के टेबल से कटे, उसके साथ साथ किसी और के पहाड़े से कट जाए। जैसे 10 को आप एक के पहाड़े से भी काट सकते हो, खुद के पहाड़े से भी काट सकते हो। 10 है, 10 एकम 10, और किसी और के भी टेबल से काट सकते हो। जैसे 2 के पहाड़े से कट जाएगा, 5 के पहाड़े से कट जाएगा, अलग अलग टेबल से कट रहा है कि नहीं 10, इसलिए भाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या क्या है? सबसे पहले अभाज्य संख्या के कुछ नोटिस पॉइंट मैंने लिख दिया, यहाँ पे जान लीजिए। अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जो एक के पहाड़े से कटे, खुद के पहाड़े से कटे, लेकिन एक और शर्त है, जो लोग यही मिस्टेक कर देते हैं जो मैंने नीचे लिखा है कि अभाज्य संख्या हमेशा एक से बड़ी होगी। अभाज्य संख्या एक से बड़ी होती है, एक को काउंट नहीं किया जाता है। तो यहां पे देखिए 0 तो हो नहीं सकता क्योंकि एक से छोटी है, एक को काउंट करेंगे नहीं। अब रही बात अभाज्य संख्या में 8 देख लेते हैं। 8 तो खुद के टेबल से कट जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। एक के पहाड़े से भी कट जाएगा, 1 8 8, ये भी बिल्कुल सही। लेकिन ये किसी और के भी पहाड़े से कट रहा है। किसके? 2 के पहाड़े से, 2 चौके 8, और 4 के पहाड़े से, 4 दूनी 8। किसी और के पहाड़े से कटा कि नहीं, इसलिए अभाज्य संख्या नहीं हो सकता। तो बचा 2। 2 एक से बड़ा भी है, 2 किसी और के टेबल से कटता भी नहीं, केवल एक से और खुद से। इसका मतलब अभाज्य संख्या क्या होगा दोस्तों? 2 है। आपको जवाब मिल गया होगा तीसरे का। अब बात करते हैं चौथे क्वेश्चन की। तो चौथा क्वेश्चन अगर आप देखें तो जो अभी मैंने कुछ देर पहले क्वेश्चन कराया वही है। ऐसा ही क्वेश्चन मैं कह रहा था कि इस तरह से भी आपको दे सकता है। कैसे कहा है कि 156 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। इस बार घात नहीं पूछा है, घातों का योगफल नहीं पूछा है। तो अब 156 का अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए आप क्या करेंगे? इसका एलसीएम करेंगे। एलसीएम करके इस तरह से रूप में लिख देंगे पावर में। तो इस क्वेश्चन का जवाब मैं नहीं दूंगा, इसे आप खुद कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देंगे। क्वेश्चन नंबर चौथा है कि इसका सही जवाब क्या होगा। वीडियो को रोक करके इसे करिए और बताइए इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा। हो गया।
अब बात कर लेते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5वें की। तो क्वेश्चन नंबर 5वें में सह अभाज्य वाला क्वेश्चन देखिए, ये 2022 और 2023 दोनों में पूछा गया है। बहुत ही कीमती, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसलिए इस प्रश्न को एकदम ध्यान से देखिए। तो आपका अभाज्य वाला इस प्रश्न को अगर कर लेते हैं तो जितने भी अभी तक क्वेश्चंस बताया मैंने अभाज्य गुणनखंड पे, वो सारे क्वेश्चंस आपको क्लियर हो जाएंगे। अब यहाँ से कोई भी प्रश्न पूछा जाएगा तो आप आसानी से कर पाएंगे। तो देखिए, सह अभाज्य गुणनखंड जब पूछ रहा है, कह रहा है कि कौन सह अभाज्य संख्याओं का युग्म है। युग्म का मतलब जोड़ा, यहाँ पे दो ठो दिया है, ये 18 और 25। क्या यह सह अभाज्य संख्याओं का युग्म है यानी जोड़ा है, या ए है, या फिर ए, या फिर ए, इनमें से कौन सा होगा। तो बड़ा साधारण सा जवाब देता हूं, सह अभाज्य संख्याओं का युग्म किसे कहा जाता है। इसे कहा जाता है, जैसे मान लीजिए मैं अगर 18 और 25 को लिखूं, तो 18 को अगर तोड़ोगे तो क्या लिख सकते हो, 2 लिख सकते हो, फिर 3 गुणे 3 लिख सकते हो, क्योंकि 2 तिहाई 6, 6 त्रिक 18 लिख सकते हो। 25 को क्या लिख सकते हो, 5 गुणे 5। अब बताइए, क्या ये किसी के साथ जोड़ा बना रहा है, नहीं बना रहा है ना। क्या 5 का किसी ऊपर में मैचिंग कर रहा है, नहीं ना। लेकिन इसको देखिए, 5 को क्या लिख सकते हो, 5, 15 को क्या लिख सकते हैं बताइए, 5 सॉरी 3 गुणे 5 लिख सकते हैं कि नहीं। एलसीएम करके देख लीजिए, एलसीएम तो बता दिया मैंने। क्या ये जोड़ा बन रहा है, बिल्कुल। जब जोड़ा बन जाए तो समझ लीजिए सह अभाज्य गुणनखंड नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए 7 है, यहाँ 21 है, 21 को क्या लिख सकते हैं, 3 गुणे 7 लिख सकते हैं, 7 त्रिक 21, फिर 7 का जोड़ा बन गया, नहीं है। उसी तरह 31 है, 31 को 31 एकम 31 लिखेंगे, लेकिन 93 को आप क्या लिख सकते हैं, 3 गुणे 31 लिख सकते हैं, ये भी जोड़ा बन गया है, नहीं है। एक लौता ऐसा है जिसका कोई जोड़ा नहीं बन रहा है। जब इसका कोई मैचिंग नहीं होता है तो इसका HCF हमेशा कितना माना जाता है, 1 माना जाता है। जिसका HCF 1 आता है वही आपका क्या होता है, सह अभाज्य गुणनखंड का युग्म होता है। बताइए आप समझ में आया कि नहीं, आराम से बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही होगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 को देखो, तो ग्राफ वाला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। ये द्विघात समीकरण की एक ग्राफ इस तरह से पूछ देता है क्वेश्चन टिक आउट में। कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा ग्राफ द्विघात का नहीं है, द्विघात बहुपद का नहीं है। तो कैसे पहचानोगे, जब तुम्हें ये पता रहेगा कि द्विघात बहुपद का कौन सा ग्राफ सही है, तभी ना तुम पहचान पाओगे कि कौन द्विघात का नहीं है। तो द्विघात होने के लिए हमेशा ग्राफ याद रखना, यू समझते हो ना, यू हमेशा यू की तरफ जो दिखेगा वो समझ लेना द्विघात का है। यू की तरह है, द्विघात है। यू की तरह है, द्विघात है। यू की तरह है, द्विघात है। ये यू की तरह नहीं है, ये यस की तरह है, इसका मतलब द्विघात नहीं है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया है। अगर यही एकदम सीधा होता है, ऐसे ऐसे एकदम सीधा, तो ये रैखिक होता है। क्या होता है, रैखिक होता है। रैखिक पे पूछे तो जरूर टिक लगाना, ठीक ना। पूछ देता है कि कौन सा ग्राफ रैखिक है, तो ऐसे सीधे वाले को देखना हमेशा, ठीक ना। सीधी लाइन जो जाए वो रैखिक है। उम्मीद करता हूं ग्राफ वाला क्वेश्चन भी आएगा तो आसानी से कर पाओगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों तक जरूर शेयर करना मेरे प्यारे बच्चों, मेरे भाइयों। तो इस तरह का समीकरण को हल करने वाला 2 तरह का क्वेश्चन दे सकता है। पहला, जिसमें एक समीकरण इस तरह दिया रहेगा, दूसरा एक वैल्यू दिया रहेगा और आपको अगला वैल्यू पूछेगा, ठीक है। दूसरा, जिसमें 2 समीकरण दिया रहेगा, 2 रैखिक समीकरण देख सकते हैं, एक यहाँ और एक यहाँ। इसको हल करके x और y का वैल्यू निकालना होगा। एक ये तरीका हो गया। और दूसरा तरीका, या तो x का वैल्यू या तो y का वैल्यू दिया रहेगा। अगर y का वैल्यू दिया है तो x का निकालना है, x का दिया है तो y का निकालना है। ये दोनों क्वेश्चंस काफी बार पूछे गए हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखिए कैसे किया जाएगा दोस्तों। सबसे पहले आप देख सकते हैं, कह रहा है कि समीकरण हमारे पास कितना दिया है, 3x + 2y = 6। पहले लिख लेते हैं, 3x + 2y = 6 दिया हुआ है, ठीक है। और y बराबर कितना दिया है, 0। ये तो पहले ही से पता चल चुका है कि मुझे y बराबर कितना है, 0। तो y की जगह पे रख देते हैं 3x + 2 गुणे y की जगह कितना रख देंगे, 0 बराबर 6। तो 3x, अब ये 0 का 2 से गुणा करोगे तो पूरा वैल्यू 0 हो जाएगा, बराबर 6। तो ये 0 लिखने की कोई जरूरत है नहीं। तो 3x बराबर 6 मिला। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 6। 3x के साथ इंटू में है, इसलिए यहाँ से 3 हट के कहाँ चला जाएगा, डिवाइड के नीचे काटोगे तो 3 दूनी 6, यानी x का वैल्यू 2 आ जाएगा। तो x का वैल्यू 2 आया और y अपने आप क्या है, पहले से ही 0 है। तो आंसर क्या होगा, 2,0। तो देख लीजिए कहीं 2,0 होगा। ऑप्शन नंबर ए सही है दोस्तों। देखा कितनी आसानी से हम लोगों ने कर लिया। तो इस तरह का क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि अब यही क्वेश्चन आएगा तभी कर पाओगे, क्योंकि मैंने तरीका सिखा दिया। अगर तरीका आपको समझ में आ गया तो आप खुद सोच के देखो दोस्तों कि यहाँ पे हो सकता है x का वैल्यू दे दे, y पूछ ले, हो सकता है कि नहीं हो सकता है। यहाँ पे इस तरह से कुछ वैल्यू दे दे, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे दे दिया 2x + 3my = 7 और यहाँ पे x का वैल्यू 1 दे दिया, y का वैल्यू 3 दे दिया और m का वैल्यू पूछ लिया। ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। तो यही तो मैं सिखाना चाहता हूं इस वीडियो में कि क्या कहते हैं, आप तरीके को अच्छे से समझो।
अगर तरीकों को अच्छे से समझ गए तो पूरे टिक आउट क्वेश्चंस को ही हैक कर लोगे। जैसा भी क्वेश्चंस पूछेगा तुम बेहतर और सटीक जवाब दोगे और कम से कम समय में जवाब दोगे। तो अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब हमारे पास दो समीकरण दे दिया। इसमें क्या होता है कि x और y का वैल्यू नहीं मालूम होता है, x और y का वैल्यू निकाला जाता है। तो आपने सीखा होगा विलोपन विधि, विस्थापन विधि, ठीक है, प्रतिस्थापन विधि से निकाला जाता है। अगर आपको नहीं मालूम होगा तो इस पे मेरा वीडियो है, देख लीजिएगा, वक्त बहुत कम है दोस्तों, ध्यान दीजिए। अब इस तरह का क्वेश्चन कैसे किया जाएगा। आठवां, यहां पे क्या दिया है, एक समीकरण दिया हुआ है मेरे पास x प्लस वाई बराबर 10, इसे नाम दे देते हैं समीकरण एक। अब x और y का वैल्यू कैसे निकालना है ध्यान से देखो। और यहाँ क्या दिया है, x माइनस वाई बराबर 4, समीकरण नंबर 2। इसको जोड़ दीजिए, दोनों समीकरण को क्या कर दीजिए, जोड़ देंगे। जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 4 14 हो जाएगा, प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या 2x, 2 इंटू में है तो x बराबर क्या हो जाएगा 14/2, तो x बराबर हो जाएगा 7। तो x का वैल्यू कितना मिल गया 7। अब इसी वैल्यू को उठा करके आप किसी भी समीकरण चाहे एक में रख लीजिए चाहे दो में रख लीजिए तो y का वैल्यू मिल जाएगा। इसी पहले की तरह सवाल हो गया। तो हम x का मान समीकरण एक में रख लेते हैं, तो x की जगह कितना रख देते हैं 7 प्लस y बराबर 10। तो y बराबर कितना हो जाएगा 10। अब 7 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो y बराबर कुल मिला कितना मिल गया 3। यानी x का वैल्यू 7 और y का वैल्यू 3, यानी x का वैल्यू पहले लिखेंगे कॉमा y का वैल्यू बाद में। तो x 7 है, देख लीजिए, x का वैल्यू 7 और y का वैल्यू 3, लेकिन माइनस में नहीं पॉजिटिव में है। x का वैल्यू 7, y का वैल्यू 3, ऑप्शन नंबर इसका 20 सही होगा। देखा कितनी आसानी से आप लोगों ने इस तरह समीकरण को हल करने वाला भी कर लिया। तो नीचे का भी क्वेश्चन 9वां अगर देखें तो उसी तरह का है दोस्तों। इसे आप फिर से वीडियो को रोक करके करिए तुरंत और इसका जवाब कमेंट बॉक्स में लिख करके क्वेश्चन नंबर 9 आपका ऑप्शन नंबर अगर बी सही है तो बी लगाइए, सी सही है तो सी लगाइए। इस तरह से आप कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे। देखना चाहता हूं कि आप इसे सीखे या फिर नहीं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो अब बात कर लेते हैं दोस्तों 10वें क्वेश्चन की। 10वां क्वेश्चन भी उसी तरह का समीकरण की तरह ही है, बस इस बार वर्ड प्रॉब्लम में दे दिया है। क्या कह रहा है, दो संख्याओं का योगफल और उनका अंतर क्रमशः 8 और 2 है, तो बताइए वो संख्या क्या है। तो जब हमें दोनों संख्या पता ही नहीं है तो दोनों संख्या को हम कुछ मान लेते हैं। पहली संख्या को क्या मान लेते हैं, माना पहली संख्या को हम x मान लेते हैं और दूसरी संख्या को y मान लेते हैं। तो दोनों संख्या का योगफल यानी x प्लस वाई कितना है 8, और अंतर यानी माइनस, घटाया जाए तो कितना है 2। अब बताइए दो समीकरण मिला कि नहीं। अब इसे हल कर लीजिए, x और y का वैल्यू जोड़ दीजिए तो x और y का वैल्यू निकल जाएगा, जैसा भी इससे पहले किया मैंने, तो आसानी से इसका आंसर आ जाएगा। तो इसे खुद से करेंगे। बात कर लेते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 की। क्वेश्चन नंबर 11 और 12 बहुत ही खास और बहुत ही महत्वपूर्ण है क्वेश्चंस। आप खुद देख लीजिएगा, अगर इसे अच्छे से नहीं समझते हैं तो आप पछताएंगे, देख लीजिएगा बोर्ड एग्जाम देने के बाद ये क्वेश्चन जरूर आएगा। तो कैसे किया जाएगा देखिए, सबसे पहले कुछ खास बात बता देता हूं कि विविक्तिकर जो होता है, एक शब्द आएगा, यहां पे लिख देता हूं मैं, एक होता है विविक्तकर, ये विविक्तिकर को डी बोलते हैं। जो फार्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, ठीक ना। ये सब कहां से आएगा मैं बताऊंगा। विविक्तिकर डी बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब कुछ खास बात बता देता हूं, अगर डी का वैल्यू तुम्हारा 0 आ जाए, यानी जब भी हम इसका आंसर निकालेंगे और डी का मान कितना आ जाए 0, तो समझ लेना वास्तविक होगा और बराबर होगा। और डी का मान अगर 0 ना आए तो 0 से भी कम आ जाए, तो 0 से कम यानी माइनस में चला जाए, तो जैसे डी का वैल्यू -5 आ गया, डी का वैल्यू -13 आ गया, डी का वैल्यू -7 आ गया, माइनस में अगर वैल्यू आ जाए तो वो वास्तविक नहीं होगा, वास्तविक नहीं होगा, याद रखना। माइनस में आएगा तो वास्तविक नहीं होगा। यहाँ नोटिस पॉइंट लिख दिया, इसे जरूर नोट कर लेना, ठीक है। और अगर डी का वैल्यू तुम्हारा पॉजिटिव में आ जाए तो, यानी 0 से भी अधिक आ जाए, तो जैसे डी का वैल्यू 10 आ जाए, 11 आ जाए, 15 आ जाए, 17 आ जाए, कुछ भी आ जाए, लेकिन प्लस में आए, माइनस में नहीं, प्लस में आ जाए, तब क्या होगा, तब वो वास्तविक होगा, बस बराबर ना होकर के असमान यानी भिन्न होगा। इतनी बात याद रखना। अब यहाँ पे यही सवाल पूछा गया है 11 में, कह रहा है समीकरण इतना बराबर इतने का मूल कैसा होगा, किस प्रकृति का होगा। तो हम पहले मूल निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले इसका मूल किस प्रकृति का होगा, तो यहाँ पे आप डी निकालेंगे। क्या निकालेंगे बाबू, डी। तो सबसे पहले आपको जानकारी के लिए बता दूं कि एक्स स्क्वायर के बगल में जो नंबर होगा वो ए होगा, एक्स के बगल वाला नंबर बी होगा, और जो नॉर्मल अकेला दिख रहा है अचर राशि जिसमें आपको इंटू में एक्स नहीं दिख रहा है, वो आपका सी होगा। इतनी बात आपको समझनी पड़ेगी। अब ए बी सी का वैल्यू आपको पता चल गया, ठीक है। अब यहाँ पे रख देंगे तो डी का वैल्यू निकल जाएगा। यहाँ पे निकाल देता हूँ, जगह नहीं है, यहीं पे कर देता हूँ, ठीक ना। बी की जगह पे कितना है आपके पास -12, तो हो जाएगा -12 का स्क्वायर, -4 इंटू ए की जगह पे क्या है 4 का स्क्वायर, गुणे सी का वैल्यू कितना है बाबू 9। अब इसे हल करेंगे तो डी बराबर हो जाएगा स्क्वायर की वजह से माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 12 बरहम 144 हो जाएगा, माइनस
4 चौक 16, 16 का 9 से करेंगे तो 144 आ जाएगा, घटाने के बाद 0 आएगा। अब बताइए डी का वैल्यू क्या आ गया, 0। और मैंने क्या नोट में लिखाया है कि डी का वैल्यू अगर 0 आएगा तो वास्तविक और बराबर होगा। क्या होगा, वास्तविक होने के साथ साथ उसके मूल बराबर आएंगे। तो वास्तविक और बराबर, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी सही है दोस्तों। देखा कितनी आसानी से हम लोगों ने 11 क्वेश्चन कर लिया। 12 क्वेश्चन भी सेम उसी पैटर्न पर है, यहाँ बस समीकरण बदल दिया गया है। आपको पूछा गया है कि बताइए ये किस प्रकृति का है। ठीक है, तो 12 क्वेश्चन आप खुद से करेंगे दोस्तों। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 14 को देखें ध्यान से दोस्तों। इसमें इस बार विविक्तिकर पूछ रहा है। अभी मैंने जस्ट बताया विविक्तिकर का फार्मूला क्या होता है, d = b² - 4ac। इस बार डायरेक्टली d का वैल्यू ही पूछ दिया कि बताइए d का वैल्यू क्या होगा। तो सिंपल है, ये बता ही दिया, x के बगल वाला x² के बगल वाला a होता है, x के बगल वाला b होता है और लास्ट वाला आपका c होता है। ठीक है दोस्तों, जो नॉर्मल नंबर है। ठीक है, x² के मल्टीपल में जो होगा वो a होगा, x के बगल में b होगा और जो नॉर्मल नंबर है आपका c होगा। अब वैल्यू को पुट अप करिए, d बराबर b, b का वैल्यू कितना है बाबू, -6, क्योंकि चिन्ह आगे का लिया जाता है ना, याद रखिएगा। स्क्वायर को जैसे स्क्वायर -4 × a के जगह पे हो जाएगा 3, गुणे c की जगह पे हो जाएगा 4। अब इसे हल करते हैं, 6 के 36 हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर की वजह से माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा। अब इसका गुणा करेंगे दोस्तों। अब इसे जब अब इसका मल्टीप्लाई करने पे आपका आ जाएगा 48 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 48। अब इसे हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। ठीक ना, माइनस, ठीक है 36 हो जाएगा, 6 के 36, माइनस क्या हो जाएगा, स्क्वायर को जैसे खत्म हो जाएगा, 48 है। अब दोस्तों 36 में से 48 घटाएंगे तो छोटे में से बड़े का घटा रहे हैं, इसलिए चिन्ह माइनस का रहेगा और आंसर आपका 12 आ रहा है। घटाने पे कितना आ रहा है, 12। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर इसका डी सही होगा मेरे प्यारे बच्चों। क्या सही होगा, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चंस की। अब 15 क्वेश्चन से अब जितने भी आगे हम लोग करने वाले हैं, इधर कुछ क्वेश्चंस अब वो एपी का है। ये क्वेश्चंस जितने बताऊंगा एपी का, इसे बड़े ही ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। इसमें जानते हैं क्या फायदा है, मैं आपको बता देता हूं कि अगर इस टिक आउट जो मैं बता रहा हूं इसे अगर अच्छे से आप समझ लेते हैं तो एपी अगर अच्छे से आपने नहीं भी पढ़ा होगा तो बड़े क्वेश्चंस भी आप आसानी से कर पाओगे, क्योंकि मैं ऐसी टेक्निक और ऐसा ट्रिक बताने जा रहा हूं। बस ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना मेरे भाई। अगर वीडियो पसंद आए तो दोस्तों तक जरूर शेयर करना। आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे कुछ नोटिस पॉइंट मैं लिखा रहा हूँ, इसे ध्यान से देखिए। इसे अगर आप समझ गए तो एपी की बेसिक समझ लेंगे। देखिए क्या समझा रहा हूँ। सबसे पहले ए का मतलब होता है प्रथम पद। क्या होता है, प्रथम पद। डी का मतलब होता है सर्वांतर, सर्व अंतर। एक्चुअली है क्या, मैं समझाता हूँ। जो आप एपी लिखे हैं, जैसे यहाँ पे देखिए 10, 7, 4, या फिर यहाँ देखिए 3, 1, -1, 3, ये जो लिखे गए हैं ना कॉमा कॉमा करके, इन्हें पद कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पद यानी टर्म। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 2, 4, 6, 8, 10, इस तरह डैश डैश लिख रहा हूँ। तो ये जो शुरू में है ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है, ये चौथा पद है, ये पांचवा पद है। अब डी का वैल्यू कैसे निकाला जाता है, ज्यादा कुछ मत करना। जैसे यहाँ पे देखो ये पहला है, दूसरा है ना, पीछे वाले को आगे वाले से घटा देना। जैसे मान लो 4 को 2 से घटा दो, 4 को 2 से घटा दो, या फिर 6 को 4 से घटा दो, या फिर 8 को 6 से घटा। हमेशा पीछे वाले को आगे से घटाओगे तो डी निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, डी। अगर मैं इसे मान लो पहला पद मान लूँ A1, इसे मान लेता हूँ दूसरा पद, इसे मान लेता हूँ तीसरा पद, इसे मान लेता हूँ चौथा पद। तो मान लो मुझे डी निकालना है तो क्या करूंगा, अगर मान लो मैं A3 लेना चाहता हूँ तो A3 को किससे घटाऊंगा, A2 से, यानी आगे वाले से। समझ रहे हो। या मान लो मेरे को A4 निकालना है, सॉरी डी निकालना है, यहाँ से लेना चाहता हूँ तो A4 लिखूंगा तो इसको किससे घटाऊंगा, A1 को नहीं घटा सकता, इसके जस्ट आगे वाले को घटाऊंगा। ठीक ना। इतनी बार डी निकालने का तरीका तुम्हें समझ में आ गया होगा। अब कुछ बात करता हूँ फार्मूले की। जैसे मान लो कोई बोले कि मुझे 7वां पद चाहिए, A7, तो ज्यादा कुछ मत करो, A लिखो, प्लस करो, अब 7 है तो एक कम करके डी लिख दो इंटू में। मान लो किसी ने पूछा 9वां पद बताओ क्या होगा, A लिखो, यहाँ 9 है ना तो 8 लिख के इंटू में डी कर दो। मान लो किसी ने कहा 13वां पद का मान क्या होगा, तो तुम क्या लिखोगे, ए लिखोगे, अब 13 में से घटा दो, 12 लिख के इंटू डी कर लो। या फिर यहाँ पे जो सवाल मैंने दिया है 30वां पद ज्ञात करना है, तो तीसरे पद को क्या लिख सकते हो, 30 लिखो, ए लिख करके 30 में से घटा दो, 29 डी लिख दो। अब ए और डी का वैल्यू रख करके 30 का वैल्यू निकल सकता है। समझ रहे हो। तो ये बेसिक है, ये बेसिक चीजें आपको पता होना चाहिए। अब देखिए सवाल क्या कह रहा है, उसके हिसाब से चलते हैं। सबसे पहले सवाल कह रहा है कि हमारे पास एपी दिया हुआ है और 30वां पद बताना है। तो ठीक है भैया, हमारे पास 30वां पद यानी A30 पूछ रहा है। A30 का फार्मूला क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे, फिर 30 में से घटा के 29 कर देंगे। अभी जस्ट समझ में आना शुरू हो गया होगा आपको मैं क्या समझाया अभी। ठीक है। अब ए का वैल्यू क्या होता है बताइए, वैल्यू रखिए। ए का वैल्यू सबसे शुरू वाला जो होता है वो ए होता है, 10 हो गया, प्लस 29 इंटू डी। अब डी निकालना है तो क्या करना है, पीछे वाले को आगे से घटा देंगे। तो 7 को यहाँ 7 लिखेंगे, फिर माइनस लगाएंगे और आगे वाले घटाएंगे। तो छोटे में से बड़े घटाएंगे तो -3 आएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस में 3 हो जाएगा। इसे हल करोगे तो -77 आएगा। क्या आएगा, -77। ऑप्शन नंबर इसका सी सही होगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। अगर इस चैप्टर को अच्छे से पढ़े होंगे तब तो बिल्कुल मेरी बात समझ में आ रही होगी मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। और जो नहीं भी पढ़े होंगे वो भी बेस की मदद से, इस बेसिक की मदद से आपको समझ में आने लगा होगा।
आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब आता है 16वां क्वेश्चन। 16वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, डी का वैल्यू निकालना है। सर्वांतर, सर्वांतर का मतलब डी होता है। अभी जस्ट मैंने बताया, पीछे वाले को आगे से घटा दीजिए, तो पीछे का वैल्यू कोई उठा लेते हैं, एक उठा लेते हैं, एक को आगे वाले से घटा देते हैं, कितना है 3। अब घटाओगे तो छोटे में से बड़े घटा रहे हो तो -2 आएगा, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी सही होगा। बताइए समझ आ रहा है या नहीं? उम्मीद करता हूं आपको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए दोस्तों, यह वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। यह क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। कह रहा है यदि एक समांतर श्रेणी का सर्वांतर, ठीक है, यानी एक एपी दिया हुआ है समांतर श्रेणी का सर्वांतर -4 है, तो जो दिया हुआ है पहले लिख लेते हैं। डी कितना है -4, 10वां पद यानी A10 कितना है -8 है। तो प्रथम पद पूछ रहा है, बताइए क्या होगा। तो A10 को तोड़ दीजिए, A10 को क्या लिख सकते हैं, A+9D लिख सकते, बताया ना अभी मैं, -8। ए पूछ रहा है 9 इंटू डी का वैल्यू कितना है -4 बराबर -8। इसे हल करिए, प्लस माइनस माइनस 9 चौक 36 बराबर -8, तो ए बराबर हो जाएगा -8। अब ये माइनस में 36 से उधर जाएगा तो प्लस में 36 हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, माइनस प्लस माइनस आदेश दे रहा है घटाने के लिए, तो घटाइए, घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 28 प्लस में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, बड़े वाली तरफ का चिन्ह लगेगा, बोले ना प्लस का चिन्ह लगेगा, क्योंकि -8 है, प्लस प्लस माइनस माइनस आदेश दे रहा है घटाने के लिए, 36 में से 8 घटाएंगे 28 बचेगा, और बड़े वाले तरफ का चिन्ह लग जाएगा प्लस, और प्लस सामने लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो इसका आंसर सी सही होगा। उम्मीद करता हूं इस तरह का क्वेश्चन अगर एग्जाम में आएगा तो अच्छे से हैंडल करेंगे और बेहतर मार्क्स लाएंगे। दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। तो बात कर लेते हैं अब 7वें चैप्टर के टिक आउट क्वेश्चंस की, कि वहां से कैसे कैसे क्वेश्चंस उठाए जाते हैं। तो देखिए, बड़ा ही सिंपल और साधारण तरीके से समझाऊंगा मैं, बेहतर से बेहतर क्वेश्चंस में करा रहा हूं जो कि बोर्ड एग्जाम में या तो पूछे गए हैं या तो इस बार पूछे जाएंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बिंदु इतना की मूल बिंदु से दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले दो बिंदु के बीच की दूरी का सूत्र यहाँ पे है, आपको पता ही होगा। दो बिंदु के बीच की दूरी का सूत्र होता है x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। और इस प्रश्न में मूल बिंदु शब्द का जिक्र कर रहा है कि एक बिंदु तो पहले ही दे दिया है। एक बिंदु कौन सा है आपका 3,4, और दूसरा बिंदु कौन सा है, मूल बिंदु। लिखा है ना कि बिंदु इतना की मूल बिंदु से दूरी, तो मूल बिंदु से, मूल बिंदु क्या होता है, मूल बिंदु यहाँ बीच वाले को बोला जाता है। ठीक है, जिसे 0,0 कहते हैं। अब दो बिंदु पता चल गई है। अब इसके बीच की दूरी का सूत्र क्या होता है आपको बता ही चुका हूँ, बीच की दूरी d लिख देते हैं, सूत्र होता है x2। अब यहाँ पे देखिए, कॉमा के इधर वाला x होता है, कॉमा के इधर वाला y होता है, कॉमा के इधर वाला x, कॉमा के इधर वाला y। अब दो ठो x है, इसलिए एक का नाम दे देंगे x1, एक का नाम दे देंगे x2, एक का नाम दे देंगे y1, एक का नाम दे देंगे y2, और वैल्यू को रख देते हैं दोस्तों। x2 का वैल्यू कितना है 0, फार्मूले का माइनस, x1 का वैल्यू कितना है 3 का स्क्वायर प्लस y2 का वैल्यू कितना है बाबू 0 माइनस y1 का वैल्यू कितना है, y1 का वैल्यू है 4। अब इसे सॉल्व करिए, सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 0 का कोई मतलब है नहीं, बचा क्या -3 का स्क्वायर प्लस 0 का कोई मतलब है नहीं, तो बचा क्या -4 का स्क्वायर। अब पहले ही बता चुका हूं, स्क्वायर की वजह से माइनस क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो 3 3 का 9 हो जाएगा प्लस 4 चौक 16 हो जाएगा। बाहर निकल करके पहले तो जोड़ेंगे तो 25 आ जाएगा, बाहर निकल के 5 बनेगा, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों 5 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका बी सही होगा। देखा कितनी आसानी से हम लोगों ने कर लिया है। अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दो बिंदु दिए गए हैं, बिंदु इतना और इतने के बीच की दूरी बताइए। इस बार दो बिंदु आपको मिल गए, यानी बिंदु पहला क्या है आपके पास 2,3, दूसरा बिंदु क्या है 4,1। इधर वाला x1 बनता है, इधर वाला y1, इधर वाला x2, इधर वाला y2। अब वैल्यू को फिर से रख दीजिए। दूरी का सूत्र क्या होता है x2 की जगह पे क्या हो जाएगा 4 माइनस फार्मूले का x1 2 का स्क्वायर प्लस y2 की जगह पे 1 माइनस y1 की जगह पे 3 का स्क्वायर। अब इसे हल कर देंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर यहाँ सी होगा, ऑप्शन नंबर इसका सी सही होगा। अब इसे सॉल्व करेंगे दोस्तों। ठीक है, अगर मैं पूरा करते चले जाऊंगा सेम क्वेश्चंस को तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, और आप खुद ही जानते हैं कि आपके पास उतना समय नहीं है दोस्तों। तो बिना देर के आगे बढ़ते हैं। अब अगले क्वेश्चंस की ओर आते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बिंदु -3,4 की x अक्ष से दूरी कितनी है। ऐसे क्वेश्चंस को जितना स्टार करो उतना कम है। इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में फंसता है, पूछा जाता है। तो यहाँ पे कह रहा है कि ये एक बिंदु दे देगा और कह देगा कि x अक्ष से उसकी दूरी कितनी है, या फिर कह देगा एक बिंदु दे देगा, आपको कह देगा y अक्ष से इसकी दूरी कितनी है। तो इसका जवाब तो इतनी कंटाप, इतना शानदार दूंगा कि मैं देखते ही आप टिक लगा दोगे। कैसे, मैं समझाता हूं। आपको पता चल गया इधर वाला x होता है और इधर वाला y होता है। अगर x का पूछेगा तो जवाब y वाले का देंगे, अगर y का पूछेगा तो जवाब x वाले का देंगे। अभी x अक्ष से दूरी पूछ रहा है तो y को पकड़ लीजिए, y का वैल्यू कितना है 4, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। हो गया आंसर, कितना आसान है। अगर यहाँ पे y लिखा होता तो इसका आंसर क्या हो जाता, -3 हो जाता। फिर से सुनिए ध्यान से, अगर आपको x से दूरी पूछ रहा है, x अक्ष से दूरी, तो y वाले वैल्यू को लिखेंगे आंसर में।
और अगर वाई एक्स की दूरी पूछ रहा है तो एक्स वाले का यानी जस्ट उल्टा, एक्स पूछेगा तो वाई का, वाई पूछेगा तो एक्स का। उम्मीद करता हूं इतना आपको समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों त्रिकोणमिति से टेक आउट क्वेश्चंस किस तरह से पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन देख सकते हैं, इस तरह से दे सकता है कि सेक थीटा बराबर आपको 2 दे दिया। कोई जरूरी नहीं कि हमेशा सेक रहेगा, तरीका समझिएगा, यहाँ पे कुछ भी चेंज करेगा तो आप कर लेंगे। इसके बाद मैं बताता हूँ कैसे करना है। सबसे पहले आपके पास क्या दिया है, सेक थीटा बराबर 2 दिया है, तो थीटा का वैल्यू क्या होगा बताइए। तो ज्यादा कुछ मत करिए, यहाँ पे आपको पीरियोडिक यहाँ पर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल दिख रहा होगा, उसे आप ध्यान से देखिए सेक वाले लाइन में जाकर के कि सेक वाले लाइन में 2 कहाँ पे मिल रहा है, सेक वाले लाइन में 2 कहाँ पे मिल रहा है। तो सेक वाले लाइन में 2 आपको 60 डिग्री पे मिल रहा होगा। कहाँ मिल रहा होगा दोस्तों, 60 डिग्री पे। तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा बराबर सेक 60। अब सेक से सेक कट जाएगा, थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा दोस्तों 60। ऑप्शन नंबर इसका सी सही होगा। देखा कितनी आसानी से। यहीं पे आपको मान लीजिए पूछ देता साइन 30 दे देता, ठीक ना, ऐसे करके दे देता कि मान लीजिए साइन ए बराबर 1/2 है, तो ए का मान बताइए क्या होगा। तो साइन वाले लाइन में देख लीजिए जाकर के 1/2 कहाँ पे है, साइन वाले लाइन में 1/2 30 पे मिल रहा है, तो ए का वैल्यू 30 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है या नहीं दोस्तों, बिल्कुल आसान सवाल है। उम्मीद करता हूं आपको ये बातें समझ में आ रही होंगी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो अब अगले क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा दोस्तों। कह रहा है कि 3 cot a बराबर 4 है, तो sec a का वैल्यू क्या होगा। अब आ गया पाइथागोरस थ्योरम वाले क्वेश्चंस। तो देखिए आपको क्या दिया हुआ है, 3 cot a बराबर 4 है, तो sec a का वैल्यू पूछ रहा है। कैसे निकालेंगे, देखिए cot a लिखिए, 4 लिखिए, जो 3 इंटू में है उसको इधर ले आइए पहले। अब आपका cot a बराबर कितना है, 4/3 है, तो sec का वैल्यू निकालना है। तो पहले आप यहाँ पे एक ट्रायंगल बनाइए, जिसमें आप जानते हैं एक कर्ण होता है, एक लंब होता है और एक आधार होता है। तो कॉट का फार्मूला क्या होता है, कॉट में आपको पता होगा, मैंने एक ट्रिग्नोमेट्रिक का इंट्रोडक्शन का बेसिक मैंने बनाया है, वहां आप देख सकते हैं बहुत सारे पूरे फार्मूले मैंने बताया है। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे देखिए। तो कॉट में आपको क्या देखने को मिलेगा, कॉट में होता है आधार बटा लंब होता है। तो आधार कौन हो गया, 4 हो गया, लंब हो गया आपका 3। कर्ण चाहिए, तो कर्ण निकालने का फार्मूला क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण बराबर लंब कितना है, 3 का स्क्वायर, आधार कितना है, 4 का स्क्वायर। तो हो जाएगा 3 त्रिका 9, 4 चौक 16 बराबर √25, बाहर निकल के 5 आ जाएगा, यानी कर्ण भी मिल गया 5। अब सेक चाहिए, तो सेक ए निकालने के लिए आप क्या करेंगे बाबू, सेक ए निकालने के लिए आप करेंगे बड़ा सिंपल सी काम। सेक का फार्मूला देखेंगे, लंब कर्ण आधार में क्या होता है। तो सेक का जो कॉस का होता है वही उल्टा होता है। तो यहाँ पे सेक का क्या होगा, अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो यहाँ पे देखिए लाल बटे कक्का याद रखिएगा, लाल बटे कक्का, ठीक है, लाल बटे कक्का। यहाँ साइन लिखिएगा, यहाँ कॉस लिखिएगा, यहाँ टेन लिखिएगा, यहाँ साइन का उल्टा कॉसेक लिखिएगा, यहाँ पे सेक लिखिएगा और यहाँ पे कॉट लिखिएगा। कॉट में देखिए क्या है, ए बटे एल है कि नहीं, कॉट में ए बटे एल। सेक में क्या होगा, के बटे ए है, के बटे ए। के का मतलब होता है कर्ण 5, ए का मतलब होता है आधार यानी 4। तो देखा कितनी आसानी से आंसर आ गया 5/4। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही होगा। देखा कितनी आसानी से। पाइथागोरस थ्योरम वाला जब भी क्वेश्चन आएगा तो इसी तरह से आप करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए दोस्तों। इसमें कह रहा है साइन स्क्वायर 60 माइनस साइन स्क्वायर 30 का वैल्यू क्या होगा। बड़ा सिंपल है मेरे भाई, बस आपको वैल्यू पता होना चाहिए। आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आपको अगर पता है तो आप आसानी से कर सकते हो। साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2, स्क्वायर की वजह से स्क्वायर, माइनस साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2, स्क्वायर की वजह से स्क्वायर। अब यहाँ स्क्वायर की वजह से रूट हट जाएगा, केवल 3 बचेगा और स्क्वायर इसके लिए भी काम करेगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, माइनस 1 बटे स्क्वायर की वजह से 2 क्या बन जाएगा 4। नीचे का सेम है तो क्या लिख सकते हैं 4 और ऊपर में 3 - 1, घटाओगे तो कितना आ जाएगा 2/4, काटोगे तो आ जाएगा 1/2। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, बी सही हो जाएगा 1/2। उम्मीद करता हूं आपको सारे सवाल अच्छे से समझ में आ रहे होंगे दोस्तों। अगर आपको बेहतर लग रहा हो तो दोस्तों तक जरूर शेयर करिएगा। कि यहाँ पे क्या कह रहा है कि यदि साइन अल्फा बराबर 1/2 और कॉस बीटा बराबर 1/2 है तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। ऐसा प्रश्न काफी बार पूछा जाता है, स्टार क्वेश्चन से, ध्यान से देखिए। तो आपको करना कुछ नहीं है, अगर इस तरह का प्रश्न आ जाए तो क्या करेंगे, साइन अल्फा इज इक्वल टू 1/2 है तो साइन वाले लाइन में जाकर के, यहाँ पे टेबल दिख रहा होगा, ठीक है, साइन वाले लाइन में जाकर के देखिए कि 1/2 कहाँ पे दिख रहा है, तो 1/2 साइन 30 का वैल्यू होता है। किसका वैल्यू होता है, साइन 30 का वैल्यू होता है। तो इस 1/2 को हटा के लिख सकते हैं साइन 30 लिख सकते हैं, साइन से साइन खत्म हो जाएगा, अल्फा बराबर कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आनी चाहिए। उसी तरह कॉस बीटा के साथ गेम खेलिए, कॉस बीटा इज इक्वल टू क्या 1/2। तो कॉस वाले लाइन में 1/2 60 पे देखने को मिलेगा। किस पे मिलेगा, 60 यानी 60 डिग्री पे। तो कॉस बीटा बराबर कितना हो जाएगा, कॉस 60, क्योंकि यहाँ कॉस है तो कॉस वाले में ही चेक करोगे, यहाँ साइन है तो साइन वाले में ही चेक करोगे, याद रखना। अब कॉस से कॉस कट जाएगा, बीटा बराबर कितना आ जाएगा 60 डिग्री। अभी प्रश्नानुसार क्या पूछा था, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या होगा। तो अल्फा कितना आया हमारा 30 प्लस बीटा कितना है दोस्तों 60। बताइए यहाँ तक क्लियर है या नहीं। अब इसे जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर 90 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही होगा। देखिए ध्यान से अगले क्वेश्चन को, कह रहा है tan a बराबर √3 है,
टेन ए का वैल्यू कितना है √3, तो 10 वाले लाइन में √3 कहाँ पे मिलेगा बताइए, बोलिए बोलिए बोलिए, 10 60 पे मिलेगा। तो 10 ए बराबर कितना हो जाएगा 10 60, तो ए का वैल्यू कितना मिल गया 60, 10 से 10 खत्म हो गया। उसी तरह 10 बी बराबर कितना दिया, बीटा नहीं है बी है 1/√3, तो 10 बी वाले में 10 30 पे देखने को मिलता है 1/√3 30 डिग्री पे, तो 10 से 10 चला जाएगा, बी बराबर कितना हो जाएगा 30 डिग्री। अब प्रश्नानुसार क्या पूछा था, 10 ए प्लस बी का वैल्यू बताइए क्या होगा, यही पूछा है ना दोस्तों। तो ए का वैल्यू हमारे पास कितना है 60 और बी का वैल्यू कितना है हमारे पास 30, तो 60 और 30 90 हो जाएगा, और 10 90 का जो वैल्यू होता है वो इनफाइनाइट होता है दोस्तों, यानी अनंत होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। देखा कितनी आसानी से इस तरह के सवालों को हम लोगों ने हैंडल कर लिया। यह सवाल एक बात बता दो कि कभी कभी टिक आउट में ना पूछ करके आपको 2 नंबर में भी प्रश्न दे देता है, इसलिए बड़ा ध्यान से देखिएगा। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 2 cos 3 थीटा बराबर 1 है तो थीटा का वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ पे आपको क्या दिया है 2 cos 3 थीटा बराबर 1 दिया है और थीटा का वैल्यू पूछ रहा है। तो पहले तो इंटू में जो 2 है उधर भेजिए, तो cos 3 थीटा बराबर कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 2 इंटू में उधर जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा। अब cos वाले लाइन में जाके खोजिए 1/2 कहाँ मिलेगा, तो cos 60 पे मिलेगा cos 3 थीटा, ठीक है। किस पे मिलेगा दोस्तों cos 60 पे, यहाँ पे लिख देंगे cos 60, cos से cos खत्म हो जाएगा, बच्चा क्या 3 थीटा बराबर 60। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये क्वेश्चन जो बता रहा हूँ इस तरह का कैसा भी क्वेश्चन पूछे आप हैंडल कर सकते हैं। हर वैरायटी के क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ। वीडियो पसंद आए तो दोस्तों तक जरूर शेयर करिएगा। अब यहाँ पे 3 इंटू में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा थीटा बटे 3, कैंसिल करोगे तो कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही होगा। देखा कितनी आसानी से कर लिए। अब आते हैं थोड़ा सा इस तरह से फार्मूले वाले क्वेश्चन पे। अब यहाँ पे देखिए कह रहा है कि सेक ए प्लस 10a ब्रैकेट में 1 माइनस साइन ए किसके बराबर होगा। तो इसे हमें सॉल्व करना पड़ेगा। देखिए सेक ए प्लस 10a, इस तरह का अगर प्रश्न आ जाए तो कैसे करेंगे। ये प्रश्न बड़ा पॉपुलर है इसलिए मैंने इसे चॉइस किया कराने का, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अभी मैं करा रहा हूँ। तो सेक ए को आप लिख सकते हो 1/cos ए, बिल्कुल लिख सकते हो। 10 को लिख सकते हो साइन a/cos ए लिख सकते हो, और इसको ऐसा ही रहने दो 1 माइनस साइन ए, ठीक है। अब नीचे यहाँ भी cos है यहाँ भी cos है, तो टोटल के नीचे लिख लोगे, एलसीएम लोगे तो बचा क्या ऊपर में 1 प्लस साइन ए, और इंटू में पहले से क्या है 1 माइनस साइन ए है। अब देखिए एक ब्रैकेट में 1 प्लस साइन ए, एक ब्रैकेट में 1 माइनस साइन ए, किसका फार्मूला बना रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो आप इसे चाहे तो क्या लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर बटे कॉस ए, जगह नहीं है यहाँ साइड में लिख देता हूँ। तो 1 पे स्क्वायर लगाओ या ना लगाओ कोई दिक्कत की बात है नहीं। तो यहाँ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को आप क्या लिख सकते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा होता है दोस्तों। क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा बाई कॉस है। अब यहाँ ऊपर में कॉस स्क्वायर का मतलब 2 बार और नीचे में 1 बार काटोगे तो कितने बार बचेगा 1 बार बचेगा। तो आंसर आपका कितना आ जाएगा कॉस है। ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों इस तरह का अगर प्रश्न पूछा जाए तो आप जरूर करेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस तरह का क्वेश्चन आए तो कैसे करेंगे दोस्तों। देखिए क्या है क्वेश्चन की क्या कहते हैं 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए का मान क्या होगा। बहुत ईजी है। पहले आप 9 को कॉमन ले लीजिए तो अंदर में क्या बचेगा सेक स्क्वायर ए। बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन में फंस जाते हैं लोग, लेकिन बहुत ही ईजी है। 9 कॉमन लिए तो अंदर में क्या बचा सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए। अब सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा का फार्मूला होता है 1। क्या होता है 1। ध्यान से सुनिए, सेक स्क्वायर एक तरफ रहे और एक तरफ 10 स्क्वायर रहे और बीच में माइनस रहे तो इसकी जगह आप क्या लिख सकते हैं 1 लिख सकते हैं, ठीक है। इस पूरे की जगह तो आपका कुल मिलाकर के आंसर आ जाएगा 9। देखा कितना छोटा सा क्वेश्चन था। देखा बहुत ही मजा आएगा दोस्तों। अगर एग्जाम में इस तरह से फंसे तो आप जरूर करेंगे। अब ध्यान से देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है साइन स्क्वायर थीटा। अगला क्वेश्चन कह रहा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस ब्रैकेट में 1/1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा है और इसका मान क्या होगा इसमें से। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखिए देखने में आपको लग रहा है बहुत बड़ा लेकिन बहुत छोटा सा है। देखिए साइन स्क्वायर थीटा लिखिए प्लस 1/1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा, क्योंकि आपको ये छोटी छोटी फार्मूले देखिए आपको पता होना चाहिए, क्योंकि बिना फार्मूले के त्रिकोणमिति आप नहीं कर पाओगे दोस्तों। तो ध्यान दीजिए 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा को आप हमेशा याद रखिए 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा को लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे क्या है साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1/सेक को क्या लिखा जाता है कॉस लिखा जाता है, स्क्वायर को वजह से स्क्वायर। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू होता है 1। ऑप्शन नंबर इसका डी सही होगा। देखा कितनी आसानी से हम लोगों ने कर लिया। अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन। तो दोस्तों अब वृत्त वाले चैप्टर के टिक आउट क्वेश्चंस की बात करूं तो इस तरह का क्वेश्चन जरूर पूछता है। एक पाइथागोरस थ्योरम से पूछता है और एक इसमें से आपको कोड दे देता है और एक कोड मिसिंग कर देता है। या तो यहाँ दे देगा तो इसको पूछ लेगा
या तो यहाँ दे देगा तो यहाँ का कोड पूछ लेगा। इन दोनों क्वेश्चंस को बड़ा ध्यान से देखिएगा, काफी बार पूछा जाता है। और इसकी शुरुआत करने से पहले मैं एक बात बता देना चाहूंगा दोस्तों कि आप चाहे वृत्त वाले चैप्टर से, आप देख सकते हैं यहाँ पे थंबनेल मेरा बहुत सारा चल रहा होगा, चाहे वो त्रिकोणमिति का सिद्ध करने वाला क्वेश्चन हो या आपका टेबल पे सवाल हो, जितने भी आपको देख सकते हैं, चाहे आपका 7वां चैप्टर का एक ही वीडियो में, चाहे आपका 12वां चैप्टर हो, हर चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का मेरा प्लेलिस्ट है, उसे जाकर के देखिएगा। बड़े मार्क्स वाले चाहे आपके सांख्यिकी चैप्टर से, माध्यिका या बहुलक जो पूछने वाले सवाल है, हर तरह के सवाल मैंने कराए हैं और बहुत ही सटीक और बहुत ही बेहतर तरीके से, उसे जरूर देखिएगा। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और प्लेलिस्ट भी है, जाकर के विजय सर 24 जाकर के सर्च करिए, मैथमेटिक्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट का 10th क्लास का प्लेलिस्ट आपको आ जाएगा सामने। वहां पे आप देख सकते हैं बहुत ही सारे आपको क्वेश्चंस एक ही प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, ज्यादा आपको इधर उधर भटकने की कोई आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। टिक आउट में क्वेश्चंस यहाँ बना ही दिया, और आपको अलग से एक एक चैप्टर का टिक आउट क्वेश्चन चाहिए तो भी मेरे वीडियो में आपको मिल जाएगा। एक उसका भी प्लेलिस्ट है जहां पे केवल हर चैप्टर के पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, तीसरा चैप्टर, जितने भी चैप्टर्स हैं उन सारे चैप्टर के आपको टिक आउट क्वेश्चंस मिल जाएंगे दोस्तों। तो अब आगे बढ़ते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, यानी ओ से पी तक कितना है 5 सेंटीमीटर, ध्यान से सुनिए, कह रहा है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के बिंदु पी, ये वृत्त का बिंदु पी पर स्पर्श रेखा खींची गई। देखिए ये बिंदु पी पर क्या है, एक लाइन ये जो आ रही है इस तरह से, ये क्या है स्पर्श रेखा है, क्या है वृत्त को छूते हुए जो आगे निकल जाती है वो क्या होती है स्पर्श रेखा, ठीक है। और स्पर्श रेखा पी क्यू है, ये पी और क्यू क्या है, ये लाइन जो है ये क्या है स्पर्श रेखा है, जो कि केंद्र ओ से, ये देखिए केंद्र ओ से जाने वाली, केंद्र ओ से एक और लाइन जाएगी, केंद्र ओ से जाने वाली रेखा से बिंदु क्यू पर, बिंदु ओ से जाने वाली रेखा बिंदु क्यू पर इस प्रकार मिलती है कि ओ क्यू जो है, ओ से क्यू की दूरी कितनी है 12 सेंटीमीटर, और त्रिज्या तो दे दिया है 5 सेंटीमीटर। तो बताइए पी से क्यू की दूरी कितनी होगी, यानी बिंदु पी से पी की दूरी कितनी होगी। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, आपको पता ही होगा कि जब स्पर्श करती हुई रेखा जब आगे वृत्त से निकलती है और त्रिज्या जब उसी स्पर्श बिंदु पे टच होती है तो यहाँ पे हमेशा 90 डिग्री का कोण बनता है, कितना 90 डिग्री का। तो ये 90 डिग्री है, अगर देखा जाए तो 90 डिग्री के जस्ट सामने वाला वो हमेशा क्या होता है कर्ण होता है। क्या होता है दोस्तों, देखिए जब मैं ऐसे करके बनाता हूँ त्रिभुज, अगर मैं कहूँ यहाँ 90 डिग्री है तो इसी के जस्ट सामने वाला क्या होता है, ये लाइन कर्ण होता है। क्या होता है, कर्ण होता है। ये लंब होता है और ये आधार होता है। लंब आधार को आगे पीछे कर दीजिए चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, इसको पलट देंगे तो चलिए आधार यहाँ हो जाएगा, लंब यहाँ हो जाएगा, लेकिन कर्ण वही रहेगा, ठीक है ना। 90 के जस्ट सामने कर्ण होता है। तो इस बार हम मान लेते हैं ये लंब है, इसे क्या मान लेते हैं लंब, लंब निकालना है। तो लंब निकालने के लिए फार्मूला क्या होता है, रूट में कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। बड़ा सिंपल है दोस्तों, बहुत ही आसानी से आप इसे कर सकते हैं एग्जाम में आए तो। कर्ण आपके पास कितना है 12, क्या हो जाएगा 12 का स्क्वायर माइनस आधार कितना है 5, 5 का स्क्वायर। अब इसे हल करिए, 12 का स्क्वायर कितना होगा 144 माइनस 5 का स्क्वायर 25 होगा, घटाओगे तो आ जाएगा रूट में 119। ऑप्शन नंबर इसका डी सही होगा। देखा कितनी आसानी से हम लोगों ने कर लिया। यहाँ पे आपको कई तरह के सवाल पूछ सकता है घुमा फिरा के, कैसे दे सकता है, 2 वृत्त दे सकता है, ठीक है। यहाँ पे आपको सेंटर दे दिया इस तरह से, यहाँ से एक लाइन इस तरह से खींच देगा, ठीक है, और ये आपको त्रिज्या दे देगा, यहाँ का कुछ वैल्यू दे देगा, यहाँ का ये आपको दे देगा, जैसे मान लीजिए 3 दे दिया, ये आपको दे दिया 5। अब पूछ देगा कि ए से बी की दूरी क्या है, तो यहाँ से यहाँ तक आप आधार निकाल लेंगे, जो आएगा उसका डबल कर देंगे। समझ आ रही मेरी बात है। इस तरह का भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए सतर्क रहें ऐसे क्वेश्चंस को लेकर के। अगले क्वेश्चंस की ओर चल रहे हैं, कोण वाला। यहाँ पे देख सकते हैं कि 110 दिया है और यहाँ का कोण पूछ रहा है। तो सबसे पहले अगर आपको जानकारी दूँ तो यहाँ अगर गौर से देखें तो चतुर्भुज दिख रहा है, 1 भुजा, 2 भुजा, 3 भुजा, 4 भुजा, 4 भुजाओं से घिरा हुआ जो आपका ब्लॉक होता है उसका 4 कोण होता है, चाहे वो किसी भी तरह का डिजाइन में हो। 4 अंदर में कोण होते हैं, चारों कोण को जोड़ा जाए तो हमेशा कितना आता है 360 डिग्री आता है। तो ज़्यादा कुछ मत करिए, इन सभी कोणों को जोड़ दीजिए, और यहाँ का तो जन्म करते हैं 90 डिग्री होता है, तो चारों को जोड़िए। एंगल इसका नाम क्या पड़ेगा, पी टी क्यू, यही पूछा भी है, पी टी क्यू प्लस इसका वैल्यू कितना है 90, प्लस ये कितना है 110, प्लस इसका वैल्यू कितना है 90 बराबर 360। यहाँ तक क्लियर है दोस्तों। अब ध्यान से देखिए, इसे जोड़िए, पी टी क्यू 90 90 180 हो जाएगा, यानी 290 आ जाएगा, बराबर यहाँ 360। अब इसको उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, पी टी क्यू बराबर 360, अब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 290, घटाएंगे तो आपका कितना आ जाएगा दोस्तों 70 डिग्री आ जाएगा। कितना आ जाएगा
70 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही होगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा हो। तो उम्मीद करता हूँ इतनी बातें आपको बेहतर समझ में आई होगी। चैप्टर 1 से लेकर के मैंने 10वें चैप्टर तक यानी आपका वृत्त तक पूरा टिक आउट क्वेश्चन जितने भी इंपॉर्टेंट है वो मैंने सारे करा दिए हैं, ठीक है। इसके बाद भी अगर आपको लगता है कि नहीं सर मुझे और डिटेल में जानना है, तो एक एक चैप्टर का अलग से टिक आउट मैंने बनाया है, उसे जाके देखिएगा। तो एक एक चैप्टर पे 10-10, 12-12 टिक आउट आपको क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद का जो टिक आउट क्वेश्चंस होगा उसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा अगले चैप्टर का, उसे देख लीजिएगा क्योंकि वीडियो का लेंथ बहुत ज्यादा हो जाएगा दोस्तों। अगर आप चाहते हो कि क्या कहते हैं एक ही वीडियो में इसी तरह जिस तरह से मैंने टिक आउट सीखा उसी तरह सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मुझे मिल जाए जो बोर्ड एग्जाम में आएंगे, चाहे वो सांख्यिकी चैप्टर से हो, चाहे आपका त्रिकोणमिति से हो, चाहे आपका निर्देशांक ज्यामिति से हो, अनगिनत चाहे वो एपी वाले चैप्टर से हो, सारे चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का एक ही वीडियो में अगर आपको जवाब चाहिए तो इसके एंड स्क्रीन में या फिर इसके डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, उसे जाकर देखिएगा। एक ही वीडियो में मैंने सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को समझाया है दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में।